नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। ब्रेकिंग बुलेटिन में अब तक की तमाम अहम और बड़ी खबरें देखने आप जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं रोहतक से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। दूध दही का खाना यो मारा हरियाणा, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन अब दूध भी मिलेगा, दही भी और रोजगार भी। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक आकर सौगात दी है। सीएम नायब सैनी इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही मंत्री अरविंद शर्मा भी मंच पर मौजूद थे। दरअसल साबर डेयरी ने अपना प्लांट लॉन्च किया था और उसके बाद अब जाकर अमित शाह ने इसकी खासियतें बताई और विस्तारीकरण जो किया गया है उसका भी अब उद्घाटन कर दिया गया। साबर डेयरी प्लांट में मशीनों का शुभारंभ किया गया है। अब जो प्रोडक्शन होता था उसमें बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि दूध भी मिलेगी और दही भी, छाछ भी, मिठाइयाँ भी, इन सब का प्रोडक्शन होगा, लेकिन साथ ही रोजगार भी मिल पाएगा। और ये बात मुख्यमंत्री नायब सैनी के बयान में भी देखने को मिली है। हजारों लोगों को रोजगार मिल पाएगा, सीएम नायब सैनी ने ये बात कही। और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है और इसको बढ़ावा इसी तरह के प्लांट से मिल पाएगा और किसानों को तो लाभ मिलेगा और कम ब्याज पर लोन भी दिया जाएगा। यह इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है। यह दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में दुग्ध उत्पादकों की मांग को पूरा करने के साथ साथ हरियाणा राज्य में रोजगार को ये बढ़ावा देने का काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मान्यवर, हम आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर हम ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हैफेड द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है तथा किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का जो भाव है वो भी किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। डेयरी फेड द्वारा प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट संचालित हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जींद व सिरसा के 2 दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 18.5 करोड़ रुपए की राशि वो स्वीकृत की गई है ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है डेयरी के अंदर हमारे रोजगार के साधन ज्यादा खड़े हो सकें। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों के लिए 1 मार्च 2015 से हमने दुर्घटना बीमा चलाई जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा हमने 10 लाख रुपया इसको बढ़ा करके किया है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों की अगर बिटिया की शादी पर कन्यादान के रूप में हम 1100 रुपए महाशगुन के रूप में देते हैं। इसके अलावा उनके मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए भी हमने योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना में हमने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अगर बच्चे नंबर लेते हैं तो उन बच्चों को 2100 रुपए और 5100 रुपए की स्कॉलरशिप उनको सम्मान के रूप में देने का काम भी हम कर रहे हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन में दूसरी बड़ी खबर में आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से अब हरियाणा के फैन होते हुए अमित शाह नजर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब रोहतक पहुंचे तो अपना संबोधन इसी मंच से दिया जहां आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुना। हरियाणा की भूमि को मेरा प्रणाम, सबसे पहले अमित शाह ने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेना में अगर किसी राज्य से सबसे ज्यादा जवान है तो वो हरियाणा राज्य है। और साथ ही खेल तालिका की बात करी तो तब भी हरियाणा का नाम लिया गया, हरियाणा उसमें भी अव्वल है। अनाज के भंडार की बात की तो हरियाणा की बड़ी भूमिका है। साल 2029 तक पंचायतों में सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने वाला बड़ा डिपार्टमेंट होगा और इससे हरियाणा के किसानों को फायदा होगा। हरियाणा में छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस
और सेनाओं में सबसे ज्यादा अगर जवान किसी एक प्रदेश के हैं तो मेरे हरियाणा के। आज हरियाणा के कई लाल देश की सुरक्षा में दिन रात लगे, और जब देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के तालिकाओं में भारत के लिए मेडल ढूंढते हैं तो हर तीसरा मेडल मेरा हरियाणा का खिलाड़ी लेकर आता है। ये दोनों खेल और देश की सुरक्षा और देश का अनाज का भंडार बढ़ना, ये तीनों के लिए हरियाणा की मातृशक्ति को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 2029 के पहले देश का एक भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां एक सहकारिता समिति न हो। ऐसी सहकारिता की मजबूत रचना हम करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही नया भारत है और नए बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के जो कानून हैं उनको बदला गया है, अब पूरी तरह से लागू पूरे देश में किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में यही कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे तो लगभग 825 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात तो देंगे ही, साथ ही 3 नए आपराधिक कानून पर भी बात होगी। उद्घाटन और शिलान्यास है करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का। लेकिन कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 5 दिन तक ये महत्वपूर्ण प्रदर्शनी लगेगी। सीएम नायब सैनी और बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। कुछ जानकारी है इन नए आपराधिक कानून को लेकर, आइए आपको समझाते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जान लीजिए नए आपराधिक कानून कौन से। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट को भी बदल दिया गया है। अब इसमें तब्दील कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट को। तो अब भारतीय दंड संहिता BNS जो हो गई है, पहले ये IPC थी दंड संहिता, इसे न्याय संहिता कर दिया गया। इसे डिफरेंस समझिए आप। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 जो CRPC थी उसको बदल दिया गया है और उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, जो आपने पढ़ा 2023 और 2024 में इम्प्लीमेंट हुआ पूरे देश में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हुई है तो अब इसे 2023 के नियमों में बदलाव किया गया। बदलाव यह है कि डिजिटल साक्ष्य भी अब इसमें शामिल किए गए और भी प्रावधान किए गए। ब्रेकिंग बुलेटिन में एक और बड़ी जानकारी। पीएम मोदी हरियाणा आ सकते हैं। जी हां, संभावित दौरा है उनका। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जानकारी है कि वो जल्दी हरियाणा के दौरे पर आ सकते हैं। दिवाली से पहले हरियाणा आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। 18 अक्टूबर के दिन अंबाला आ सकते हैं पीएम मोदी। तीसरी बार सरकार बनने पर उनका कार्यक्रम हो सकता है। 18 अक्टूबर को 1 साल पूरा होगा सैनी सरकार का। तो ऐसे में बड़ी बातें संबोधित करते हुए बड़ी जानकारी और हरियाणा के बारे में अपना भी रिलेशन, अपना भी रिश्ता हमेशा पीएम मोदी बताते रहते हैं। तो अब 18 अक्टूबर को क्या उनका ये दौरा जो प्रस्तावित है, या यूं कहें कि अभी जो मुलाकात हुई थी, आप जानते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए थे। हो सकता है कि उस दौरान उनका अहम विषय यही हो कि हरियाणा के बारे में फीडबैक उन्होंने दिया, और तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और साथ ही उन्होंने न्योता दिया हो कि आप आइए, और आप आएंगे तो 1 साल का जो सरकार लोगों के लिए काम कर रही है वो जश्न भी मनाया जा सकता है, वो भी दिवाली से ठीक पहले। जीएसटी की बात तो हमने भी देखी कि जीएसटी में सुधार करके भी एक दिवाली गिफ्ट केंद्र सरकार ने दिया। लेकिन हरियाणा सरकार क्या कुछ ऐसा सोच रही है हरियाणा के लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री की जुबानी निकल कर आएगा, देखने वाली बात है। क्योंकि विजन देखा जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना की बात हुई है और इसको इम्प्लीमेंट 1 नवंबर से कर दिया जाएगा। योजना की शुरुआत तो हो चुकी है। आत्मनिर्भरता पर हर ओर जोर है। जी हां, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने नए जीएसटी सुधारों पर भी खुलकर बातचीत की, इस पर प्रकाश डाला। उद्योग को सरल और पारदर्शी बनाए गए, ये मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। आगे उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार से
व्यापारिक लेन देन में भी आसानी होगी और साथ ही नए नियमों से देश की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि व्यवसायियों और आम नागरिकों को लाभ भी मिलने वाला है। कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की लिमिट ये हमने की ताकि लोगों के पास पैसा होगा तो खरीद करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो उद्योग लगेंगे, रोजगार बनेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से आर्थिकी में इस चक्र में वो सारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो हम अपने देश की आर्थिकी को बढ़ा करके मजबूत कर रहे हैं। 13-14 में हमारा देश 11वें स्थान पर था दुनिया में अपने जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी। आज हम चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं और बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर मैं कह सकता हूं 2027 तक हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जर्मनी अभी हमसे आगे है, उसको भी पछाड़ देंगे और हमारे से आगे फिर चाइना और यूएसए 2 देश बचेंगे। लेकिन हम उनके साथ compete करने के लिए अपने देश में ये सब अभियान चलाएंगे कि देश के लोगों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। अभी जैसे जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं, इसके कारण से भी लोगों को काफ़ी बचत होगी। चीज़ें सब पत्नी से विवाद और परिवार बर्बादियां, ये सब कुछ हुआ। फरीदाबाद से खबर, पिता ने 3 बेटियों के साथ फांसी लगा ली। 2 मासूम जिंदा बची हैं और गांव में सनसनी फैल गई। 3 बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई थी और घटना में पिता और एक बेटे की मौत हो गई। फरीदाबाद के नेकपुर गांव का यह मामला है। जिसने भी इस खबर के बारे में सुना वो हैरान था। 3 बच्चे 2 हॉस्पिटल में गए, वो भी फांसी पर लटका हुआ है। पता नहीं सुसाइड है, मर्डर है। इनका अब ससुराल वालों से झगड़ा भी चल रहा है, उसका भी केस हुआ पड़ा है। पता नहीं क्या है क्या नहीं, देखते फोरेंसिक की टीम और पुलिस अब कर रही है इसमें। कितने बजे की घटना है ये? इस सुबह तकरीबन 4-5 बजे हुई। कोई सुसाइड नोट? अभी ऐसा कुछ नोट वोट नहीं मिला। इसमें हो सकता है मर्डर भी हो सकता है, झगड़ा चल रहा है, क्या है कुछ, वो पुलिस और फोरेंसिक की। 3 बच्चे 2 हॉस्पिटल में गए, वो भी फांसी पर लटका हुआ है। पता नहीं सुसाइड है, मर्डर है। बच्चा है वो सीरियस अभी भी अंदर, यहाँ नहीं हॉस्पिटल में। कितने बच्चे हैं? क्या 3 बच्चे हैं। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ और मेरी मौत पे जिम्मेदार हैं मेरी पत्नी चंचल, और चंदा भी कहते हैं इसे, और मेरी सास जिसका नाम बबली है, और एक ज्योति है, और एक पूजा, और एक पूनम है इनकी बुआ। तो जो भाई ये क्या नाम है इसका, ज्योति है, वो वैश्यवृत्ति का काम करती है। ये इसके फ़ोन को देखे प्रशासन से मुझे बस एक ही गुजारिश है कि इसके फ़ोन को चेक करवाए, कि इससे आपको सच्चाई सामने आ जाएगी सारी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हमको फंसाया है इन्होंने हमको। आज मैं मजबूर होकर अपनी आत्महत्या कर। कूल तरीके से फूल देकर कैसे समाधान होता है, ये अंबाला से अधिकारियों से जान लीजिए। जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने अब एक अलग ही तरीका अपनाया है। अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों और रेहड़ी वालों को समझाया गया है। अतिक्रमण पर एक्शन पहले हमने देखा, लेकिन अब अलग तरह की एक पहल है। नगर निगम ने शहर के बाजारों में निरीक्षण किया और दुकानदारों को समझाया। गुलाब दिया गया, गुलाब का फूल दिया गया और अतिक्रमण हटवा दिया। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नई पहल भी की जा रही है। प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए नई पहल क्या है? नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है और उन्हें कहा गया है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल आप ना करें और बहुत ही कूल तरीके से, यानी कि आराम से समझाकर। देखिए, बहुत सारे लोगों ने एंक्रोचमेंट्स कर रखी हैं, पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, डस्टबिन भी नहीं लगा रखे। तो हमने आज सोचा कि महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर एक फूल देकर उनसे रिक्वेस्ट की जाए, और लोगों ने बड़ा अच्छा संदेश भी दिया है, प्रॉमिस भी किया है कि हम बिल्कुल डस्टबिन भी लगाएंगे, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी का जो सपना था स्वच्छता का, उसमें हम अपना योगदान देने का पूरा योगदान देंगे। जैसे भी आपने शहर में देखा होगा कि हमने महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर डीएवी कॉलेज में हमने इसमें माल्यार्पण करते हुए, वहाँ से रैली निकालते हुए पूरा डीएवी कॉलेज रोड साफ किया है।
और मिशन हॉस्पिटल पे हमने मिशन हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ वहाँ श्रमदान भी किया और वहाँ पे उनके क्लोथ्स वगैरह और सारे सड़क का CND वेस्ट उठाते हुए हमारी पूरी टीम अग्रसेन चौक तक इसमें जाएगी। अग्रसेन चौक तक जितना भी CND वेस्ट है, जितना प्लास्टिक वेस्ट है या जितना हॉर्टिकल्चर का वेस्ट है, हम उसको एरिया को पूरा 0 वेस्ट आज हमने डिक्लेयर किया हुआ ऑलरेडी। ब्रेकिंग बुलेटिन में उत्तर प्रदेश के बाद बरेली में अब शांति है। जी हां, बरेली में जुमे की नमाज थी और इसको लेकर हाई अलर्ट था। चप्पे चप्पे पर पुलिस के मुलाजिम नजर आए। अधिकारियों ने खुद सड़क पर जाकर भी निरीक्षण किया और लोगों को भी समझाया कि कोई भी शरारती तत्व अगर प्रदर्शन करने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दे। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस फोर्स थी। फ्लैग मार्च सुबह किया गया। पुलिस अधिकारियों की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। तस्वीर आपके सामने है। और कल दोपहर 3 बजे तक बताया गया है कि इंटरनेट सेवाएं बंद ही रहने वाली है। बरेली में पिछले शुक्रवार को खूब बवाल हुआ था। जो विमेन एसओजी यहाँ की वीरांगना यूनिट वो भी तैनात है और महिला QRT 6 हमने यहाँ तैनात की है, जिसमें लगभग 30 से 35 पुलिसकर्मी सभी QRT में तैनात है। किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है QRT। जितने भी हमें संवेदनशील हॉटस्पॉट्स लग रहे हैं वहाँ पे महिला QRT को फिलहाल पोजीशन किया गया है, लेकिन QRT का मतलब ही होता है क्विक रिस्पॉन्स टीम, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी ये वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। लगभग 250 महिला पुलिसकर्मी इस QRT टीम्स में तैनात। जो ICCC हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पे सभी कैमरा लगे हुए हैं। ANPR टेक्निक से भी वो एबल्ड है कैमरा। उनसे लगातार भीड़ को मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं भी अगर क्राउड गैदर होता है तो वहीं से अलर्ट जारी कर दिया जाएगा और संबंधित फोर्स को अवगत। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि अपराध की सुपर सर्जरी कैसे हो रही है। दरअसल दिल्ली से खबर आई कि स्पेशल सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 बदमाशों को पकड़ा गया है। इन्हें गिरफ्तार करके अब सलाखों के पीछे ढकेला जाएगा। ये दोनों बदमाश राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं। दोनों बदमाश, जिनका नाम आकाश राजपूत है और महिपाल है, इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ये भी जानकारी आई कि ये दोनों करनाल फायरिंग में शामिल थे, जो जुलाई 2022 में करनाल के असद में हुई थी। और इस फायरिंग के मामले में इनकी लगातार तलाश भी की जा रही थी। कापस हेड़ा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन्हें धर दबोचा गया। अब इनकी भी सर्जरी होगी और अपराध की सर्जरी तो पुलिस कर ही रही है। प्यारा जिंदगी जो कि पानी में डूब गई। जी हां, मध्य प्रदेश से खबर आई। खंडवा के जामली गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। अब तक 11 शव बरामद हो चुके हैं और 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी थी। राहत और बचाव कार्य लगातार रात से चल रहा था। यहां पर CM मोहन यादव भी चिंतित नजर आए। हादसे पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया था। हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने PNRF की ओर से अनुग्रह राशि जारी की है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और जबकि जो घायल है उनको इलाज के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने भी इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त करते हुए एक पोस्ट किया था। बच्ची है छोटी, वो अभी मिसिंग है। उसके लिए हमारी SDRF की और गोताखोरों की टीम लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कहाँ की घटना है? लगातार आप लोग देखिए, जामनी डैम है जो थाना पंधाना में स्थित है। यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर पाजला फाटा है, जहाँ के लोग आज विसर्जन के लिए एक ट्रैक्टर ट्राली से यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ पे एक रास्ता है जो दीवाल की तरफ जाता है, उस रास्ते से वो निकलने का प्रयास कर रहे थे और कोटवार द्वारा उनको रोका भी गया कि ये आगे पानी है, लेकिन ड्राइवर नहीं माना और लगभग 20-25 मीटर जाने के बाद अचानक अनियंत्रित हुआ ट्रैक्टर और वो पानी में गिर गया, जिसमें कुल मिलाकर 14 लोगों के बारे में जानकारी मिली।